आज हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चल रहे संघर्षों पर डिस्कशन करेंगे। इस क्षेत्र में 4 देश हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। और इन चारों देशों में इथियोपिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये आंतरिक संघर्ष भी चल रहे हैं और अन्य देशों के साथ भी विवाद है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट जोन को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन लेता है। देखो, यहां पर एक क्वेश्चन है, उसने लिखा है कि यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है और वो कौन से देश में है। और यहां पर आपने देखा होगा डोनबास लिखा है, काचिन लिखा है, टिग्रे रीजन लिखा है। ये टिग्रे रीजन आज पढ़ेंगे हम, इसी क्षेत्र में है ये। तो और सामने देशों के नाम है, तो इनसे आपको मैच करना है कि कितने मैच सही हैं। तो जो विवादित क्षेत्र हैं, जो न्यूज में क्षेत्र हैं, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन लेता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, M23 वाला। तो वहां पर हमने नॉर्थ किवू की बात की थी, इतूरी की बात की थी, इतूरी रीजन की। तो वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, नॉर्थ किवू और इतूरी रीजन। इसी के साथ देखो और भी कई सारे क्षेत्र विवादों में थे, तो वहां से भी क्वेश्चन आया। देखो, ये नौग्रानो खारखाब रीजन है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में था। ये खरसन क्षेत्र जो कि यूक्रेन में था, यहां से उसने क्वेश्चन पूछा। तो जो विवादित क्षेत्र है वहां से यूपीएससी क्वेश्चन ले लेता है, जो न्यूज में रहते हैं अक्सर। तो उन्हीं में एक ये क्षेत्र है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां पर बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो अभी हालिया जो डिस्प्यूट था, जो न्यूज में बना हुआ था, वो इथोपिया का सोमालिया के साथ था। और इथोपिया ने सोमालिया का एक क्षेत्र है, ये सोमालीलैंड। अभी इस पर डिस्कशन करेंगे कि सोमालीलैंड है क्या। तो इस सोमालिया में एक इसने पोर्ट लीज पर लिया है, जिसका नाम है बरबरा। तो ये बरबेरा पोर्ट इथोपिया ने लीज पर ले लिया सोमालीलैंड से। और इसी को लेकर विवाद है सोमालिया में और इथोपिया में। लेकिन इस विवाद को समझने से पहले हमें देखना होगा कि इथोपिया की क्या जरूरत है इस पोर्ट को लेने की, और फिर ये सोमालीलैंड क्या है, क्यों यहां पर ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। इसके बाद हम सोमालिया के और इथोपिया के और भी विवाद देखेंगे। इथोपिया का सूडान के साथ क्या डिस्प्यूट चल रहा है, इसका इरिट्रिया के साथ क्या डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सब हम देखेंगे। देखो, यहां पर अगर हम बात करें इथोपिया की, तो इथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, अर्थात इसकी कोई भी सीमा सागर के साथ टच नहीं होती। देखो, ये रेड सी के साथ भी टच नहीं हो रहा, गल्फ ऑफ अडन के साथ भी टच नहीं है, इधर इंडियन ओशन से भी टच नहीं हो रहा। ये फंसा हुआ है बीचों बीच। इसके उत्तर में देखो इरिट्रिया है, यहां पर जिबूती है और इधर सोमालिया है। तो जो इसकी सागरीय सीमा है वो है ही नहीं, मतलब ये टच ही नहीं करता। और ट्रेड के लिए इसे कोई पोर्ट चाहिए, व्यापार करने के लिए। तो ये इथोपिया जो अपनी लैंड लॉक्ड कंडीशन की वजह से फंसा हुआ है, उसने सोमालिया का एक यहां पर पार्ट है जिसका नाम है सोमालीलैंड। अब सोमालीलैंड क्या है, इसके लिए हमें सोमालिया को देखना पड़ेगा। देखो, सोमालिया में ये जो पार्ट है, ये अपने आप को स्वघोषित स्वतंत्र देश मानता है। ये सोमालिया का पार्ट, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र मानता है, ऑटोनॉमस रीजन है। ये कहता है कि मैं सोमालिया का पार्ट नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र देश हूं। लेकिन अन्य देश इसको स्वीकार नहीं करते, ना ही सोमालिया मानता है, ना ही कोई और देश मानता है। लेकिन ये अपने आप में अपने आप को स्वतंत्र मानता है। और इथोपिया को जरूरत थी एक पोर्ट की, एक बंदरगाह चाहिए था जहां से वो ट्रेड कर सके। तो इथोपिया ने इस सोमालीलैंड के साथ समझौता किया कि मैं आपको स्वीकार करूंगा कि आप एक अलग देश हैं, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और इसके बदले में आप मुझे इस बरबेरा पोर्ट की एक्सेस दो, यहां पर मैं ट्रेड कर सकूं। तो इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, सोमालीलैंड ने और इथोपिया ने, कि मैं ये बरबेरा पोर्ट को लीज पे ले लेता हूं। और इसी के पास उसको 20 किलोमीटर की एक लैंड भी दे दी गई है बरबेरा के पास। तो ये दोनों के बीच में समझौता हो गया, सोमालीलैंड और इथोपिया के बीच में। लेकिन सोमालिया को ये एक्सेप्ट नहीं है। सोमालिया कह रहा है कि ये मेरा ही भाग है, आप मेरी संप्रभुता के खिलाफ जा रहे हैं, आप मेरे पार्ट के साथ अलग से समझौता कर रहे हैं, जबकि आपको मेरे साथ करना चाहिए था। मेरा ये भाग है अलग। हमने इसको ऑटोनॉमस माना, लेकिन ये एक स्वतंत्र देश नहीं है कि आप इसके साथ जाके समझौता करें। और इसी को लेकर इन दोनों के बीच युद्ध तक की स्थिति आ गई थी अभी हाल ही। तो आपको यहां पर याद रखना है कि ये बरबेरा पोर्ट है, ये कहां पर है, ये अदन की खाड़ी पर है। ये यहां पर अदन की खाड़ी है, ये वाला पार्ट। और यहां पर हमने लास्ट क्लास में देखा था बबल मंदेव जल संधि है, स्ट्रेट है, और ये यहां पर रेड सी है। तो हमने ये सब लास्ट क्लास में देखा था। तो देखो यहां पर दोबारा देखो, यहां पर ये रहा गल्फ ऑफ अदन, और इस पर ये रहा बरबेरा पोर्ट, और यहां पर एक और पोर्ट है जिसका नाम आपको याद रखना है, बोसासो पोर्ट। तो यहां पर ये संधि हुई है इथोपिया की और सोमालीलैंड की, जिस पर ऐतराज है सोमालिया को। तो ये एक न्यूज में बना हुआ था। लेकिन हमें यूपीएससी के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि यहां कौन कौन से और पोर्ट हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि गल्फ ऑफ अदन पर कौन से पोर्ट हैं और रेड सी पर कौन से पोर्ट हैं। तो अगर मैं बात करूं तो गल्फ ऑफ अदन पर देखो ये दो पोर्ट है, बरबेरा है और बोसासो है। और ये जिबूती बिल्कुल बब अल मंदेब के पास है।
और इसके ऊपर देखो ये जो पार्ट है ये इरिट्रिया का पार्ट है, ये वाला ये इरिट्रिया है। यहां पर अगर मैं देश दिखाऊं आपको, ये रहा, ये यहां पर ये इरिट्रिया है। और इरिट्रिया के भी दो बंदरगाह रेड सी पर हैं और एक तो बिल्कुल बाब अल मंदेब के बिल्कुल पास है। ये देखो ये है असाब, यहां पर देखेंगे ये रहा असाब पोर्ट है, और यहां पर एक मसावा है। तो इरिट्रिया के दो पोर्ट आपको याद रखने हैं, मसावा और असाब। ये जिबूती हो गया, इधर बरबेरा हो गया, और इधर बोसासो हो गया। तो ये पूछ सकता है यूपीएससी इनमें से कौन सा गल्फ ऑफ अदन पर है और कौन सा रेड सी पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस क्षेत्र में, इस विवाद से आपको। और इस एरिया का नाम याद रखना है कि ये सोमाली लैंड है। एक तो ये इन दोनों के बीच में विवाद का क्षेत्र है। और याद रखना ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस मानता, स्वीकार करता है कि मैं स्वतंत्र हूं और स्वघोषित है, दूसरे देश इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके बाद अगर हम एक और देखें तो विवाद का क्षेत्र है सोमालिया के बीच में और इथोपिया के बीच में, वो है ओगादन क्षेत्र। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था, डेजर्ट का इलाका था, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो एक तो यहां पर मरुस्थल था और एक ये जिबूती के पास यहां पर इस क्षेत्र पे मैंने आपको अफार ट्रायंगल बताया था, जो कि रिफ्ट वैली का पार्ट है, ट्रिपल जंक्शन है वो। तो ये एक ओगादन, ये भी एक डेजर्ट है। लेकिन यहां विवाद क्या है? यहां विवाद यह है कि ये जो इथोपिया है ये मेनली क्रिश्चियन कंट्री है, और जो सोमालिया है ये एक मुस्लिम कंट्री है। और जब यहां पर जो उपनिवेशिक ताकतें यहां पर थी, इटली था, ब्रिटेन था, ये मेन यहां पर थे। उन्होंने जब इनको स्वतंत्र किया, जब इनको आजादी दी, तो उन्होंने सीमाओं का बंटवारा ऐसे रैंडम कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो ओगादन क्षेत्र था वो इधर इथोपिया में चला गया, और ये क्रिश्चियन बहुल है और यहां पर मुस्लिम आबादी रहती है, यहां पर सोमालियन लोग रहते हैं ओगादन क्षेत्र में। तो ये एक ओगादन क्षेत्र एक मुस्लिम बहुल यूं कहें या सोमाली लोगों का एक क्षेत्र है, जिस पर अधिकार इथोपिया का है। तो इस क्षेत्र को लेकर भी यहां पर विवाद रहता है कि सोमालिया इसको अपना मानता है क्योंकि यहां पर सोमाली लोग रहते हैं। तो ये भी एक न्यूज में, तो ओगादन क्षेत्र भी आपको याद रखना है किन किन के बीच डिस्प्यूट का है, सोमालिया और इथोपिया के बीच। तो ये इन दोनों की हिस्ट्री है। इसके पीछे इन दोनों में आपस में युद्ध भी हो चुका है ओगाडन क्षेत्र को लेकर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज एक और सोमालिया के बारे में आपको ध्यान रखनी है, यहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है जिसका नाम है अल शबाब। अल शबाब एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने अभी थोड़े दिन पहले, इसकी राजधानी है मोगादिशु, देखो ये रही यहां पर मोगादिशु में अटैक किया था, कई होटल पर अटैक कर दिया था, जो कि एक पोश इलाका माना जाता है, वहां पर अटैक किया था अभी थोड़े दिन पहले। तो इसलिए ये मोगादिशु भी न्यूज में था और अल शबाब भी न्यूज में था। तो याद रखना सोमालिया में जो टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है उसका नाम है अल शबाब। और यहां पर देखो एक यहां पर भी आपको आप बंदरगाह ध्यान में रखने होंगे, एक तो मोगादिशु है जो इसकी राजधानी है सोमालिया की, और नीचे देखो ये किस्मायो है, ये भी इसका एक बंदरगाह है। तो अभी तक हमने जो बंदरगाह देखे हैं कौन से हो गए, किस्मायो हो गया, मोगादिशु हो गया, बोसासो हो गया, बरबेरा हो गया, जिबूती हो गया। इसके बाद असाब और मसावा थे आगे, यहां पर ये असाब और मसावा। तो ये आपको यहां पर पोर्ट्स की लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। और विवादित क्षेत्र मैंने बता दिया, यहां पर ओगाडन है, यहां पर सोमालीलैंड है। अब और देखो इसके साथ विवाद चलता है, इसका विवाद चलता है इरिट्रिया के साथ। इरिट्रिया के साथ भी इसका एक छोटा सा विवाद था, लेकिन उसके पीछे इन दोनों में युद्ध तक हो गया, दोनों देशों में, इरिट्रिया में और इथोपिया में। अगर हम बात करें इनके जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इस क्षेत्र को लेकर था। यहां पर ये रहा बाद में जोन, ये रहा टाउन है एक छोटा सा बाद में। इस क्षेत्र को लेकर इथोपिया में और इस इरिट्रिया में आपस में युद्ध हुआ, और ये इस क्षेत्र पर दावा करता है कि इथोपिया कहता है मेरा है और इरिट्रिया कहता था ये मेरा है। इथोपिया ने फिर इरिट्रिया पर अटैक किया और इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में जब नए राष्ट्र 2018 में नए राष्ट्रपति आए अबे अहमद अली, तो एबी अहमद भी कह देते हैं उन्हें, तो जो एबी आए उन्होंने इस क्षेत्र में एक शांति समझौता किया, जिसके तहत ये जो बाद में का जो क्षेत्र था वो इरिट्रिया को दे दिया गया और कुछ भाग इथोपिया को दे दिया। तो एक डील हुई, इसके अंदर ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है इतना सा भाग ये मिला इथोपिया को, और ये वाला उन्होंने दे दिया इरिट्रिया, और ये जो शहर था बाद में ये भी इनको दे दिया गया। और इसीलिए उनको एबी को नोबेल प्राइज मिला 2019 में। 2019 का शांति का जो नोबेल प्राइज था वो इनके प्राइम मिनिस्टर अबे को मिला था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये बाद में जोन है, ये भी इन दोनों के बीच विवाद का एक मुद्दा था, इरिट्रिया और इथोपिया के बीच। तो ये था, इन दो देशों के साथ तो डिस्प्यूट हमने देख लिया, इरिट्रिया के साथ भी देख लिया और हमने देख लिया सोमालिया के साथ।
अब कुछ विवाद इसके अन्य देशों के साथ भी हैं, जैसे मैं कहूं सूडान के साथ। अब सूडान के साथ इसका एक विवाद चल रहा है इस क्षेत्र को लेकर, यह है अल फाशगा इलाका। ये क्षेत्र है अल फाशगा, ये देखो यहां पर दिख रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें इसके आंतरिक संरचना के बारे में या इसके आंतरिक राज्यों के बारे में समझना होगा थोड़ा सा, और उसी से हम इनके आंतरिक डिस्प्यूट को भी देख पड़ेंगे कि इथोपिया के अंदर क्या क्या विवाद चल रहे हैं। तो अगर हम देखें इथोपिया के अंदर, तो इथोपिया लगभग 12 फेडरल यूनिट का बना है। एक तरह से कहें कि ये 12 राज्यों का बना है। ये 12 राज्य हैं इसके। अभी जो हम ओगाडन देख रहे थे वो यहां पर था, ये सोमाली वाला, ये ओगाडन क्षेत्र था, यहां पर सोमाली लोग रहते हैं। इस तरह ये 12 फेडरल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 12 इकाइयां हैं, और सबकी सब ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, और इनका खुद का चुनाव होता है। ये अपनी सेना भी रखते हैं, मतलब इनकी खुद की मिलिट्री है सबकी। तो ये इतने सारे निर्जातीय समूह हैं यहां पर। ये टिग्रे रीजन, ये यहीं से क्वेश्चन आया था। तो ये टिग्रे रीजन है उत्तर में, और यहां पर देखो ये अमारा रीजन है, ये ओरोमिया रीजन है। ये सबसे बड़े समूह है। अगर यहां पर सबसे बड़ा अगर कोई समुदाय देखा जाए तो वो ओरोमिया है, उसके बाद अमारा है, और उसके बाद टिग्रे है। तो इस तरह से ये 12 के 12 फेडरल यूनिट हैं इथोपिया की, और ये मिलकर देश का शासन चलाते हैं। और इसके आंतरिक विवाद को अगर हम देखें तो ये जो टिग्रे रीजन था, इसका प्रभाव रहता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, एक तरह से कहें। क्यों कहें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिलके बनाते थे, उसमें टिग्रे रीजन का इसका प्रभाव ज्यादा था। पिछले 30 सालों से इसी का प्रभाव था। लेकिन 2018 में इसके प्रभाव की समाप्ति हुई, और ये अमारा रीजन के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए, जिन्हें नोबेल प्राइज मैंने अभी कहा था कि मिला था एबी को। तो वो इनके यहां के प्राइम मिनिस्टर बने 2018 में। और 2019 में आके आगे कोरोना शुरू हो गया, 2019-20 आगे। इन्होंने जो चुनाव होने थे उनको वो डिले करते रहे, चुनाव नहीं कराया उन्होंने। जब चुनाव नहीं करवाया तो ये टिग्रे लोगों ने कहा कि हम अपने यहां खुद चुनाव करा लेंगे अपना। इन्होंने वहां पर अपना चुनाव खुद करा लिया। जब उन्होंने चुनाव कराया तो प्राइम मिनिस्टर ने उसे एक तरह से असंवैधानिक माना कि आपने हमसे बिना पूछे ही अपना चुनाव करा लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये एक असंवैधानिक है। और बाद में इन्होंने कहा कि ये टिग्रे लोगों ने, यहां की जो पार्टी है, उन्होंने आर्मी के क्वार्टर पर, हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया है। ये आरोप लगा दिया इन टिग्रे लोगों पर। और उसके बाद इन दोनों में आपस में, जो आर्मी है इथोपिया की उसकी और ये टिग्रे क्षेत्र के बीच में एक तरह का युद्ध शुरू हो गया। और वो 2020 से लेकर 2022 तक चलता रहा, जिसमें हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई। अब हुआ क्या, ये जो टिग्रे रीजन है इसका और ओरोमिया, ये दोनों मिलके आपस में लड़े। ये टिग्रे था और ओरोमिया था, ये दोनों आपस में मिले हुए थे। और अमारा और अफार ने फेडरल जो सरकार थी उसका साथ दिया, आर्मी का साथ दिया एक तरह से। तो जो आर्मी थी उसके साथ ये था, अफार था और अमारा था। टिग्रे और ओरोमिया ये दोनों आपस में मिले हुए थे, ये लड़ रहे थे एक तरह से, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ। तो ये विवाद 2022 तक चला, इसीलिए ये न्यूज में था। तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि टिग्रे रीजन कहां पर अवस्थित है। अब उसके बाद धीरे धीरे 2022 में आपस में इनका समझौता हो गया। लेकिन 2023 में फिर से प्राइम मिनिस्टर ने एक नया काम वर्क शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो भी अपनी अपनी जो सेनाएं रखते थे वो अब अलग अलग नहीं रखेंगे, वो अब सेंटर के अधीन होंगी। जो केंद्रीय फोर्सेस होंगी उनके अधीन आप सभी अपनी जो सेनाएं हैं वो उसके अंदर शामिल कर लोगे। और इसको इन लोगों ने अपनी स्वायत्ता के विरुद्ध माना, और ये अमारा के जो लोग थे ये भी अब उनके एंटी हो गए, और यहां पर एक विरोध की स्थिति देखने को, अटैक हो रहा है, ये लड़ रहे हैं केंद्रीय सेना के साथ, आर्मी के साथ। तो अब ये जो अमारा रीजन है ये न्यूज में बना हुआ है। तो पहले टिग्रे रीजन था, अब ये अमारा रीजन है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसी कम्युनिटी से हैं, अमारा से। और वो क्या कर रहे हैं, वो अब इन सबको अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका ये जो समूह है, निर्जातीय समूह है, ये विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए ये अंदर कॉन्फ्लिक्ट में बना हुआ है पूरा का पूरा इथोपिया। तो आपको ध्यान में रखना है कि टिग्रे रीजन, अमारा, ये ओरोमिया और ये सोमाली, ये चार को तो आपको याद रखना ही रखना। अफार हमने पढ़ाई था इसके बेसिक में कि अफार ट्राइंगल क्या, देखो ये रहा ट्राइंगल शेप, बिल्कुल ये रहा, यहां रिफ्ट वैली है। इसमें देखो कुछ पार्ट इरिट्रिया का आएगा, कुछ पार्ट जिबूती का भी आता है, जो हमने ट्राइंगल पढ़ा था ओरिजिनली, जहां पर लैंड सब्सिडाइज करती है, रिफ्ट वैली बनी है, वो वाला इलाका, ये फार वाला। और यहीं पर हमने डेकानिल डेजर्ट भी पढ़ा था, तो वो सब ये इलाका है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब यहां पर बात करें कि जो इसका सूडान के साथ डिस्प्यूट, अब सूडान के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है वो इस इलाके में, यहां पर ये डायग्राम यहां पर देखिए, ये रहा अल फाशगा। देखो ये रहा टिग्रे रीजन,
और ये रहा हमारा रीजन, और इनके साथ ये लगता हुआ इलाका है अल्फाशगा का इलाका। और ये यहां पर बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड है यहां पर। तो हुआ क्या कि इस क्षेत्र में ये फर्टाइल लैंड, तो धीरे धीरे हमारा लोग जो थे वो यहां पर जाके बस गए, इस क्षेत्र में कृषि करने लगे, क्योंकि यहां पर उत्पादक भूमि है, तो वो लोग यहां पहुंच गए धीरे धीरे माइग्रेट करके। तो ये जो इलाका था अल फाशगा का इलाका, इस पर अब सूडान का नियंत्रण है। इस पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो सूडान का था, लेकिन लोग यहां पर अमारा के रह रहे थे। और इथोपिया कह रहा है कि ये मेरा रीजन है, और सूडान कहता था कि ये मेरा रीजन है, लेकिन सूडान ने इस पर कब्जा कर लिया और यहां पर अधिकार बनाए रखा। तो इनडायरेक्ट इनके अंदर एक संधि चल रही थी कि आप इस पर प्रशासनिक नियंत्रण रखे रखें, लेकिन हमारे लोगों को यहां पर आप कृषि करने दें, उनको वहां बसे रहने दें। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि जब ये टिग्रे वॉर में लगा हुआ था इथोपिया, तो इन सूडान ने यहां से जितने भी अमारा लोग थे उनको यहां से निकाल दिया, जिसकी वजह से इथोपिया और सूडान के बीच में क्लैश हो रहा है। तो ये अल फाशी का रीजन भी न्यूज में है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका रीजन क्या है कि यहां पर अमारा लोग रहते थे, उनको सूडान ने यहां से बाहर निकाल दिया, और ये एक विवादित क्षेत्र है, यहां पर सूडान का प्रशासनिक नियंत्रण है, लेकिन यहां पर जो लोग थे वो इथोपिया के अमारा कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो ये इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट का जोन, सूडान के साथ भी इसका डिस्प्यूट है, ऊपर इरिट्रिया के साथ भी है, उधर सोमालिया के साथ भी। तो टेरिटरी को लेकर यहां पर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, और आंतरिक संघर्ष में तो ये घिरा ही हुआ है, टिग्रे रीजन से घिरा है, हमारा भी अब इसके विरोध में हो गए हैं, तो आंतरिक संघर्ष भी यहां पर चल रहा है। तो ये आपको ध्यान में यहां पर रखना है, अल फाशगा का इलाका। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से यहां पर समूह एक्टिव है। तो अभी मैंने आपको बताया था टिग्रे रीजन, तो टिग्रे रीजन में एक ये फ्रंट है टीपीएलएफ, ये है टिग्रेनियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। यही था जो वहां की पार्टी है जो लड़ रही थी आर्मी के साथ। तो ये इनके जो टिग्रे क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो समूह है या जो फ्रंट है वो ये है। ये 2020 से 2022 के बीच में इन्होंने इथोपिया के साथ एक तरह से जंग लड़ी है। इसके बाद दूसरा था फैनो, जो है ये भी एक एथनिक कम्युनिटी है, ये फैनो संबंधित है हमारा रीजन से। ये जो हमारा रीजन था यहां से ये फैनो संबंधित, यहाँ का एक समूह है जो ये चाहता है कि ये जो 12 के 12 हैं ये इस तरह से अलग अलग नहीं होने चाहिए। ये इस तरह से, इस तरह का विभाजन को वो गलत मानता है, कह रहा है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, और उसी के लिए वो काम करता है। लेकिन ये माना जाता है कि ये भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तो फैनो समूह ये हमारा रीजन से संबंधित है, टीपीएलएफ इससे संबंधित है। एक और जो समूह यहां पर है वो है ओरोमो लिबरेशन आर्मी। तो ये ओरोमो लिबरेशन आर्मी सीधा सीधा आपको पता ही है कि इस किस क्षेत्र से होगा, ओरोमिया क्षेत्र से संबंधित। तो ये तीन मुख्य समूह है यहां पर, यहां एक दो और ये तीन मुख्य कम्युनिटी से रिलेटेड। इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा कि टीपीएलएफ क्या है, द फैनो कहां पे संबंधित है, द ओरोमो लिबरेशन आर्मी कहां से रिलेटेड। तो ये भी न्यूज में रहता है। तो ये हमने डिस्प्यूट देख ही लिया, उसके साथ क्या चल रहा था। ये टिग्रे रीजन मैंने आपको बताया, टिग्रे और हमारा, और यहाँ पर ये अल फाशगा का रीजन है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन सूडान एंड इथोपिया, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट। तो ये सूडान वर्सेस इथोपिया हो गया। ये इथोपिया और सोमालिया के बीच में जो अभी मैंने बताया था, बरबेरा पोर्ट को लेकर जो विवाद था। अब एक और विवाद, अब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि नाइल रिवर, नील नदी जो निकलती है वो लेक टाना से निकलती है, और खासकर ब्लू रिवर। तो जो ब्लू नील थी, या जिसे हम बोल देते हैं ब्लू नाइल, वो निकलती है लेक टाना से, इथोपिया से, और उसके बाद वो सूडान में प्रवेश करती है, फिर वो मिस्र में जाती है, और उसी के साथ फिर व्हाइट नील मिलती है। अगर मैं इसके डायग्राम को दिखाऊं, यहां पर देखिए, यहां पर देखो, ये इथोपिया से ये लेक टाना थी, और यहां से निकल रही है ब्लू नाइल, ये रही। और फिर यहां से देखो व्हाइट नाइल आ रही है, ये विक्टोरिया लेक से निकलकर युगांडा के पास से ये आई, और ये दोनों फिर सूडान में आकर खार्तूम में मिल जाते हैं। अब ये विवाद में क्यों है? देखो, इस नदी पर, ब्लू नाइल रिवर पर इथोपिया एक डैम बना रहा था, इसको लेकर ये चर्चा में। और वो डैम का नाम क्या, देखो, ग्रेट इथोपियन रेनेसांस डैम है, जीईआरडी बोल देते हैं इसको, जीईआरडी। तो ये जो डैम बना रहा था जीईआरडी, ये इथोपिया बना रहा है ब्लू नाइल पर, और इथोपिया के अंदर बन रहा है ये रहा। और अगर हम यहां बात करें इसको, यहां पर ये कौन से क्षेत्र में बन रहा होगा, तो यहां पर हम देखें, इस क्षेत्र में देखो, यहां पर ये ब्लू नाइल, ये लेक टाना से निकलेगी यहां से, और यहां पर यूं प्रवेश करेगी, ये इस क्षेत्र में बनाएगा, देखो यहां जा रही है, यहां से, और यहां पर बना रहा है इस क्षेत्र में। इसे बोलते हैं बेनी शंगुल गुमुज रीजन।
तो ये बेनी शंगुल गुमुज रीजन में ये ब्लू नाइल रिवर पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहा था, जिसको लेकर विवाद हो गया था इन सभी देशों में। इथोपिया, इसके आगे देखो सूडान में जा रही है वो, उसके बाद वो इजिप्ट में जा रही है। तो इजिप्ट और सूडान पूरी तरह से नील नदी के पानी पर निर्भर है। और जो ये नील नदी हमने देखी थी, इसका जो 80% जो पानी है वो ब्लू नाइल से ही आता है। ये जो नदी है, ये ब्लू नाइल, इस ये 80% पानी का योगदान करती है इसके अंदर। यहां से पानी कम आता है, यहां से ज्यादा आता है। और इस पर अगर इथोपिया यहां डैम बना लेगा, तो यहां पर ये सूडान और ये इजिप्ट जो मिस्र है, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और इजिप्ट का तो 90% जो फ्रेश वाटर है वो नील नदी से ही प्रभावित होता है। उसको वहां वो एग्रीकल्चर, कपास की कृषि करता है, उसके लिए पानी चाहिए, वो भी यहीं से मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी, आसमान हाई डैम है यहां पर इजिप्ट में, के पीछे नासेर लेक है। ये आसमान हाई डैम है, यहां से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है वो भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करेगा, यहाँ के एग्रीकल्चर को प्रभावित करेगा, इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा। यहाँ पर जो घरों में पेयजल का यूज होता है उस पर भी ये इफेक्ट डालेगा। तो यहां पर वो डैम बना रहा है, तो उसका मिस्र के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किया गया इथियोपिया के इस कदम का। और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है। तो इनके बीच में विवाद हो गया, इजिप्ट के बीच में, सूडान के बीच में और इथियोपिया के बीच में, इस जीईआरडी डैम को लेकर। और इसके बाद जब इन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया गया, तो वो इनसे बातचीत करता गया और साथ ही साथ डैम को बनाता भी गया। इजिप्ट कह रहा था कि इसको भरने में कम से कम 5 से लेकर 10 साल, 12 साल लगेंगे। लेकिन ये डैम उन्होंने 2011 में बनना शुरू किया था और इन्होंने भर भी डाला उसको। वो बन भी गया और वो भर भी गया। और इधर से बातचीत अपने आप चलती रही, वो बातचीत होती रही, इन्होंने अपना काम जारी रखा और उसको भर भी लिया। और वो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कर रहा है। लेकिन इथियोपिया ये डैम क्यों बना रहा था? देखो, इथियोपिया का लॉजिक था कि मेरे यहाँ की 60% जनसंख्या के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, और इसके आसपास के देशों के पास भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं है। वहां पर भी बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो यहां पर उसने 6000 मेगावाट का ये एक प्रोजेक्ट था कि कह रहे कि मैं यहां पर बिजली का उत्पादन करूंगा, साथ में तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा और साथ में आसपास के देशों को भी बेचूंगा। ये प्लान है इथियोपिया का कि मेरी भी जनसंख्या के पास भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आसपास के देशों के पास भी नहीं है, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे और आपस में डिवाइड कर लेंगे, मुझे पैसा भी मिलेगा और मेरे यहां पर भी विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो जाएगी। तो ये इथियोपिया का मेजर कंसर्न था। और इसके साथ साथ ये भी इशू था कि इससे पहले 2 बार संधियां हो चुकी थी, 1929 और एक उसके बाद भी एक संधि हुई है इन देशों के बीच में। और उसके अंतर्गत किया क्या इन देशों ने, इजिप्ट और सूडान के पास ही सारे अधिकार थे। अर्थात जो नील नदी का जो पानी होगा उसको यूज करने का जो अधिकार था वो इजिप्ट और सूडान के पास ही था। और उनके पास वीटो पावर की भी शक्ति थी कि किस तरह से इसका यूज होगा। लेकिन इथियोपिया ने बाद में कहा कि मैं इस संधि को नहीं मानूंगा, इसमें हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो फिर वो नेगोशिएशन चला, उतने में वो अपना डैम बनाता ला और उसने अपना भर भी लिया। तो ये पूरा का पूरा इस डैम को लेकर यहां पर डिस्प्यूट, और ये न्यूज में बना हुआ था। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि इसका सोर्स क्या है, इस पर और कौन कौन से डैम है, इस पर शहर कौन कौन से। तो अगर हम ब्लू नाइल की बात करें तो ये लेक टाना इथियोपिया से निकलती है और इस पर अभी तो ये जर्ड बन रहा है, जीईआरडी। इसके अलावा भी इस पर देखो, ये रोजेरे डैम है इस पर, इसके आगे एक सेनार डैम भी है, अभी मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर अगर बात करें तो पहले इसका सोर्स देख लेते हैं। यहां लेक टाना से निकली है और ये देखो यहां पर आपको दिखेगा लेक विक्टोरिया, यहां से निकलती है व्हाइट नील। और जैसे ही ये इससे बाहर निकलती है, यहां पर एक शहर है जिसका नाम है जिंजा, ये ध्यान रखना, जिंजा शहर। इसके बाद ये व्हाइट नाइल ऊपर जा रही है, इस पर जुबा शहर आएगा। और फिर ये सूडान के खार्तुम में जाकर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में मिल जाएंगे। इसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा इजिप्ट में, और यहां पर इस पर आसवान डैम, और इसके पीछे लेक नासिर है, जो जलाशय है उसको लेक नासिर कहते हैं। इसके बाद इस पर कायरो है और लास्ट में इस पर अलेक्जेंड्रिया है, और ये मेडिटेरेनियन सी है और भूमध्य सागर में ये जाकर गिरती है, और ये इसका डेल्टा है यहां पर। तो ये तो इसकी बेसिक थोड़ी सी जानकारी है कि इसका अगर सोर्स कहें तो लेक टाना है और लेक विक्टोरिया है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी। इसके बाद देखें तो इसके ऊपर जो डैम है उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो रहा आपका थर्ड डैम। इसके बाद ये रोसेरे हमने देख लिया, ये रहा सेन्नार डैम, देखो ये रहा सेन्नार डैम है, ये भी ब्लू नाइल पर है यहां पर। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रहा मेन डैम आपका आसवान डैम। एक इसके साथ आपको और भी ध्यान में रखना है कि इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है अतबारा रिवर, ये रही।
तो ये इसकी एक सहायक नदी है अतबारा रिवर। तो नाइल रिवर के बारे में और उसकी सहायक नदी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन ले सकता है। ये पूरा का पूरा उसका जो किस तरह से वो डैम प्रभावित करेगा उसके बारे में जानकारी दी है। देखो यहां पर लिखा है इजिप्ट इज 90% डिपेंडेंट ऑन वाटर फ्रॉम नाइल। नील नदी से जो पानी आ रहा है उस पर 90% इजिप्ट डिपेंड है और उसका 80% पानी एग्रीकल्चर में यूज करता है। और कह रहा है कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है कि नील नदी के पानी में 25% की कमी हो सकती है और उसके एनर्जी प्रोडक्शन में 30% की कमी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर वहां के जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें भी बहुत कमी हो सकती है इससे। तो ये सारा का सारा इसमें था। ये थोड़ा बेसिक है नील नदी के बारे में। सबसे लंबी नदी मानी जाती है ये दुनिया की और डिस्प्यूटेड है। ब्राजील कहता है कि उसकी अमेजन रिवर सबसे लंबी है, लेकिन ब्लू रिवर को, इसको नील नदी को ही सबसे लंबा माना जाता है। ठीक है, ये सोर्स इसके हमने देख लिया, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल को देख लिया। ये 11 कंट्रीज में बहती है। बहने का अर्थ ये नहीं है कि उनमें से गुजरती है, जहां से पानी को इकट्ठा करके लाती है वो 11 देश है और इन 11 देशों का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र 11 देशों के अंदर फैला हुआ है। सोर्स हमने देख लिया, गिरती कहां है? मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में गिरती है। के बाद इसका एक पार्ट और है, उसको भी हम देख लेते हैं। इस पर मेजर सिटीज हमने देख ली, कायरो है, खार्तुम है और अलेक्जेंड्रिया है। डैम हमने देख लिया, आसमान हाई डैम है। इस पर 1970 में ये बना था। इसका यूज किया जाता है इरिगेशन में, फ्लड कंट्रोल में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हमने देख लिया कि 90% इजिप्ट को पानी यही प्रोवाइड कराती है और सूडान का भी यही हाल है। इसका यूज हम एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, इंडस्ट्री में, एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं। डिस्प्यूट हमने देख लिया, इथोपिया, इजिप्ट और सूडान के बीच में जॉर्ज डैम को लेकर जो डिस्प्यूट था। अब इसके संबंध में हिस्टोरिकल ट्रीटीज मैंने आपको ये बताया था कि देखो 1929 और 1969 में एक संधि हुई थी जिसे बोलते हैं नाइल वाटर एग्रीमेंट या नाइल रिवर वाटर एग्रीमेंट भी कह देते हैं। इसके अंदर मैंने बताया था कि इनको वीटो पावर दी गई थी और इसका ज्यादातर पानी कौन यूज कर रहे थे? इजिप्ट और सूडान, इन्हीं को अधिकार दिया गया था। फिर उसने माना नहीं इसको, इथोपिया ने। अब उन्होंने क्या किया? अपना डैम बना लिया। और इसी के साथ यहां पर था नाइल बेसिन इनिशिएटिव। ये शुरू हुआ था, स्टैब्लिश किया गया 1999 में, ताकि क्या हो कि ये सभी जो नील बेसिन के जो देश हैं वो आपस में सहयोग कर सकें, आपस में विकास कर सकें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकें नील नदी के रिसोर्स। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि नाइल बेसिन इनिशिएटिव क्या है, कब स्थापित हुआ? 1999 में। और ये है किसका? जो नाइल बेसिन कंट्रीज हैं उनका ये एक समूह है। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान में रखना था और यही सारे के सारे इसके डिस्प्यूट। तो एक बार दोबारा से अगर हम ब्रीफ में अगर देखें तो इथोपिया इन सभी डिस्प्यूट के सेंटर में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अगर देखा जाए तो इथोपिया की केंद्रीय स्थिति है और उसके आसपास के देशों के साथ डिस्प्यूट है। सोमालिया के साथ उसका डिस्प्यूट ओगादेन रीजन को लेकर है। अभी हाल ही में उसने बरबरा पोर्ट पर डील की है सोमालीलैंड के साथ, उसको लेकर डिस्प्यूट है। ऊपर इरिट्रिया के साथ उसका बदामे रीजन को लेकर डिस्प्यूट है। तो इरिट्रिया के साथ बाद में रीजन को लेकर डिस्प्यूट हो गया। सूडान के साथ अल फाशगा रीजन को लेकर डिस्प्यूट है। सूडान और इजिप्ट के साथ लेकर उसका नील नदी पर जो वो डैम बना रहा है उसको लेकर डिस्प्यूट है। और उसके साथ ही साथ उसके आंतरिक डिस्प्यूट भी है, टिग्रे रीजन को लेकर डिस्प्यूट है। अब हमारा रीजन भी उसके सेना के साथ उसकी झड़प चल रही है या संघर्ष चल रहा है उसका। तो ये ब्रीफ में है पूरा का पूरा इथोपिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पूरा डिस्प्यूट।